हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो पिछले वीडियो में हमने कर्म कारक के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे करण कारक। तो कारक विभक्ति जब हम पढ़ते हैं उसमें से जो थर्ड कारक होता है वो होता है हमारा करण कारक, और करण कारक में सदैव तृतीया विभक्ति होता है। हमने पढ़ा था प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, और करण कारक जो होता है वो हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि करण किसे बोलते हैं। तो फिर जो क्रिया संपन्न करने में सहायक होता है वही करण कारक होता है, या फिर जिसके मदद से क्रिया संपन्न होता है। पहले समझ लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये निर्मित एक वाक्य लिखा है, काकः मृत्तिकया गृहम निर्मितवान। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? निर्मितवान। तो जिसके मदद से क्रिया संपन्न होता है, किसके मदद से होता है? मृत्तिकया। तो मृत्तिका के मदद से निर्मितवान क्रिया संपन्न हो रहा है। मिट्टी के बिना निर्माण कार्य नहीं हो सकता, इसीलिए मृत्तिकया यानी कि मृत्तिका यहाँ पर हो गया हमारा करण कारक, यानी कि उसी के मदद से क्रिया संपन्न होता है। समझ में आया? तो फिर जिसके मदद से क्रिया संपन्न होता है या फिर क्रिया फुलफिल होता है वही होता है हमारा करण कारक। और करण कारक का चिन्ह है से। करण कारक का चिन्ह है से, यानी कि जिसके मदद से क्रिया संपन्न होता है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, रामः हस्तेन लिखति। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, रामः हस्तेन लिखति। यहाँ पर कर्ता क्या हो गया? रामः। लिखति क्या हो गया? हमारा क्रियापद हो गया। हमने क्या जाना था कि क्रिया को जो कंप्लीट करने में मदद करता है वही हो गया हमारा करण कारक। तो राम जो लिख रहा है वो लिखने का काम किसके मदद से कर रहा है? हाथ के मदद से कर रहा है। समझ में आया? तो फिर लिखने का काम हाथ के द्वारा हो रहा है, हाथ से ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हाथ के जगह पर तृतीय विभक्ति हुआ है या फिर करण कारक हुआ है, वो हो गया हमारा हस्तेन। जैसे बालक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया बालकेन, उसी तरह से हस्त शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया हस्तेन। समझ में आया? और एक उदाहरण देती हूँ, चट्टकाः तृणैः स्वगृहं निर्मितवती। चट्टका जो है तृण से यानी कि पत्तों से अपना घर निर्माण किया। तो यहाँ पर क्रिया हो गया निर्मितवती, कर्ता हो गया चट्टक। तो चट्टक ने किसके मदद से अपना घर बनाया? तृण यानी कि पत्तों की मदद से, घास फूस की मदद से अपना घर बनाया, इसीलिए तृण की जगह पर यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुआ है या फिर करण कारक हुआ है। नेक्स्ट, उभो मिलित्वा सुखेन वसतः। तो दोनों किसके मदद से, किसके मदद से शांति से रहे? सुख के मदद से, सुख को इस्तेमाल करके। आनंदेन भोजनम करोतु। तो भोजन करने यानी कि करने का काम में कौन मदद कर रहा है? आनंद मदद कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो गया हमारा करण कारक। और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अहम कलमेन लिखामि। तो यहाँ पर कर्ता पद कौन हो गया? अहम यानी कि मैं। लिखामि ये हो गया क्रियापद। तो मैं लिखने का काम किसके मदद से कर रहा हूँ? कलमेन यानी कि पेन के मदद से मैं लिख रहा हूँ। तो सिंपली हमको यही समझना है कि क्रिया को करने के लिए जो सहायक होता है यानी कि जिसके मदद से क्रिया होता है वही हो गया हमारा करण कारक। जैसे कि यहाँ पर लिखने का काम में कौन मदद कर रहा है? कलम मदद कर रहा है, पेन मदद कर रहा है। अगर पेन नहीं होगा तो मैं लिखूंगी कैसे? उसी तरह से जो क्रिया को करने के लिए मदद करता है, सहायक होता है, वही हमारा होता है करण कारक।
ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, ऊपर लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु तृतीया विभक्ति है प्रयुक्ता अस्ति। तो जहाँ पर स्थूल पद हुआ है वह सारी हमारे तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति है प्रयोग करण कारके भवति। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि छात्रः कलमेन लेखम लिखति, यहाँ पर छात्र जो है कर्ता कारक हो गया और लिखति हो गया हमारा क्रियापद। तो क्रिया को कंप्लीट करने में क्रिया को किसके मदद से यहाँ पर लिख रहा है, वो कलम के मदद से, इसीलिए यहाँ पर करण कारक हो गया और करण कारक के पास सदैव तृतीया विभक्ति होता है। अम्बा छुरिकया फलम कृतंती, तो काटने का काम किसके मदद से हो रहा है, छुरी के मदद से, इसीलिए छुरी के पास हमारा तृतीया विभक्ति करण कारक हो गया। करण कारक हुआ इसीलिए तृतीया विभक्ति हुआ, क्योंकि हमको पता है करणे तृतीया, करणे तृतीया, ठीक है। अगर कर्म कारक होता तो द्वितीय विभक्ति होता, कर्ता कारक होता तो प्रथमा विभक्ति होता, करण कारक हुआ इसीलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुआ। नेक्स्ट, सैनिकः शस्त्रेण युद्धम करोति, तो युद्ध करने का काम किसके मदद से हो रहा है, शस्त्र के मदद से हो रहा है, इसीलिए शस्त्र के पास हो गया तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट, बालकः पात्रेण जलम पिबति, तो पीने का काम किसके मदद से हो रहा है, पात्र यानी कि कोई ग्लास के मदद से पीने का काम हो रहा है। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, तो ये जो कृषि का काम किसके मदद से हो रहा है, हल के मदद से हो रहा है। नरः परिश्रमेण कार्यम करोति, तो जो काम वो कर रहा है किसका मदद लेकर वो कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करके वो काम को कंप्लीट कर रहा है। इसीलिए जो वर्ड्स हमारे ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है उसी जगह पर हमारा करण कारक तृतीया विभक्ति होगा। समझ में आया। अब देखिए, कलमेन छुरिकया शस्त्रेण पात्रेण हलेन परिश्रमेण बिना क्रिया संपन्ना न भवति, तो ये जो सारे शब्द दिए गए हैं इन सारे शब्दों के बिना ये जो क्रिया दिए गए हैं पिबति, कर्षति, करोति, कृतंति, ये सारे क्रिया संपन्न नहीं हो सकते हैं। ये न साधनेन क्रिया सिद्ध्यति तत्करण कारकम भवति, तो जिसके मदद से क्रिया सिद्ध होता है उसी को करण कारक बोलते हैं। करण इति कारक पदेषु तृतीया विभक्ति ही प्रयुज्यते, तो करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति होता है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि प्रथमा विभक्ति में हमेशा कर्ता कारक होगा, द्वितीय विभक्ति में हमेशा कर्म कारक होगा और तृतीय विभक्ति में सदैव करण कारक होगा। तो जहाँ पर करण कारक होगा वहाँ पर अल्टीमेटली हमारा तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, अभी और कुछ चीज़ें हैं जिसके मदद से तृतीय विभक्ति होता है और कुछ शब्द होते हैं। जैसे कि पहला जो शब्द है वो है सह, यानी कि विथ। सह का मतलब है विथ। जैसे कि मया सह आगच्छतु, मेरे साथ आओ। पित्रा सह रामः गच्छति, पिता के साथ राम जा रहा है। तो जिसके साथ जा रहा है वहाँ पर करण कारक यानी कि तृतीय विभक्ति होगा। नेक्स्ट क्या है, अलम। अलम यानी कि किसी को तुम मना कर रहे हो। विवादेना अलम, विवाद से दूर रहो। कलहेना अलम, कलह से दूर रहो। नेक्स्ट क्या है, बिना। बिना मतलब विदाउट। जैसे कि सह का मतलब है विथ, सिमिलरली बिना का मतलब है विदाउट। क्या होगा, मया बिना गच्छतु, मेरे बिना तुम चले जाओ। तो जिसके बिना जाने की बात किया जा रहा है, मेरे बिना, यहाँ इसलिए मेरी जगह पर यहाँ पर हो गया तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट, पुष्पेण बिना मंदिरम न गच्छतु, पुष्प के बिना मंदिर मत जाओ। तो जिसके बिना, किसके बिना, पुष्प के बिना, इसीलिए पुष्प के जगह पर यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट है, दो शब्द दिए गए हैं, एक है काणः, एक है बधिरः। ये एक अवस्था है। काणा मतलब कि जो थोड़ा सा पार्शियल ब्लाइंड है और बधिर मतलब कि जिसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चक्षुषा कानः मतलब कि वो उसका जो ब्लाइंडलेसनेस है वो किस बॉडी के किस पार्ट में है, आँखों में है, इसीलिए आँख के पास तृतीय विभक्ति हो गया। बधिरः, कर्णाभ्याम बधिरः, कानों से उसको सुनाई नहीं दे रहा है। वो उसके पैरों से थोड़ी वो ना सुन सकता है, आँखों से थोड़ी उसको सुनाई नहीं दे रहा है। किस अंग में सुनाई नहीं दे रहा है, कानों से, इसीलिए कानों के पास हो गया हमारा तृतीय विभक्ति। तो ये था हमारा
करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति। तो जहाँ पर करण कारक होगा वहाँ पर सदैव तृतीया विभक्ति होगा। तो करण कारक कहाँ पर होगा? कर्म को करने के लिए जो सहायक होता है सदैव वही हमारा करण कारक होता है। और उसके सिवा कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों के पास करण कारक तृतीया विभक्ति होते हैं, जैसे कि सह, अलम, बिना, काणः, बधिरः इति पदानां योगे तृतीया विभक्ति ही प्रयुज्यते। समझ में आया? तो अगर वीडियो समझ में आया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।